नमस्ते दोस्तों, माया पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास सेकेंड है, जिसमें हम पॉलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं घटना चक्र की बुक से। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर मैंने डाल दिया है पहले ही। दूसरा चैप्टर है ब्रिटिश राज के शासन अधीन पारित अधिनियम। ये चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आज हम दूसरे प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके बारे में देख लेते हैं कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ये जो विधान परिषद है, ये गठित कब हुई थी? ये विधान परिषद गठित हुई थी 1853 के एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत दिया है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ये तो लगभग सबको पता होगा, पार्लियामेंटो सुधार, सांप्रदायिक व्यवस्था शुरू की गई थी। बी। तीसरा क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन में है। ये भारत परिषद अधिनियम 1909, पार्लियामेंट सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल क्या, ये आपको पता होगा। 3 में है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो संघीय न्यायालय की स्थापना इन तीनों में नहीं की गई थी, बल्कि ये 1935 के एक्ट के तहत की गई थी। इसमें दिया भी है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर थे। मॉरिस गवेयर का नाम याद रखिएगा, ये पूछ सकता है बाद में कभी। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही है। और एक पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1773 में, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे बढ़ते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? देखो 1935 का एक्ट था, ठीक, पर इसकी स्थापना 1937 में हुई थी।
और ये 1935 के एक्ट के तहत हुआ था। तो पूछा है भारत संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो ये 1937 हो जाएगा। भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, 1919 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो द्वैध शासन पता है, शासन में द्वैध शासन व्यवस्था, ये 1900 भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे आइए इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय व्यवस्थाओं को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित दो में। आरक्षित विषय वो थे जिसमें गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी से सलाह करके कानून बनाता था, और हस्तांतरित वो था जिसमें गवर्नर जो है विधायिका की सलाह पर कानून बनाता था, जिसमें भारतीय सदस्य भी कुछ शामिल थे। कार्यकारी में मतलब भारतीय सदस्यों का नहीं था, कार्यकारी में गवर्नर ही केवल अपने डिसीजन लेता था, और हस्तांतरित में कुछ विषय थे जो भारतीयों को थे। तो इसमें दिया है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था ना, तो ये 1935 होगा, प्रांतों में 1919 था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, केंद्र में द्वैध शासन। अभी हम लोग ने ऊपर देखा था, क्या चर्चा करें बहुत ज़्यादा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, अभी हमने देखा सही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये 1909 में थी। पार्लियामेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण कुछ हद तक किया गया था। तो ऑप्शन है पहला और तीसरा। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये देखिए ना, एडविन मॉन्टेग्यू वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणी में, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत किया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्ति का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का सवाल है, तो ये 1919 के अधिनियम में ही कर दी गई थी। तो ये याद रखिएगा, आरक्षित और हस्तांतरित। कभी पूछ लिया आरक्षित से क्या आश्रय है, तो आरक्षित विषय जो है प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय का हस्तांतरण प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। यहाँ पर दिया है एक और पॉइंट
कि 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसने सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। सिखों को कब मिली? यूरोपीय, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन को ये 1919 के अधिनियम के तहत ये व्यवस्था रखी गई। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतीय स्वायत्तता तो 1935 में की गई, क्योंकि इसने केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की और राज्यों में, या बोलें तो अगर वैसे बोलें तो प्रांतों में द्वैध शासन की प्रांतों को पूर्णतः स्वायत्तता दे दी गई। इसका ऑप्शन तो डी दे रहा है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञापक लोकसेवा आयोग ने सी माना है, जिसे उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी परिवर्तित कर डी मान लिया है। तो मतलब ये इसको मान रहे हैं कि शुरुआत स्वायत्तता की इसमें हो गई और पूर्ण स्वायत्तता इसमें मिल गई 1935 में, शुरुआत 1919 में मान रहे हैं। चलिए ठीक है। आगे 9वां क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम एवं 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो प्रांतों में तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, ये 1919 होना चाहिए। ठीक है, 1919 में होगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं हम लोग। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद, जिसकी अवधि 5 वर्ष थी। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचले सदस्य केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहा गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 9, इतना डिटेल मत याद रखिएगा, बस केवल इतना याद रखिएगा कि प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई, 1919 के तहत। बहुत इतना डिटेल नहीं पूछेगा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट? तो अभी हमने देखा 1919 का, इसमें और क्या पढ़ना। ग्यारहवां क्वेश्चन है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। नहीं, ये गलत होगा, सभी नहीं होना चाहिए, कुछ महिलाओं को दिया गया। 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ये बात सही है, कुछ प्रावधान किए गए थे महिलाओं के। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। इसको हम लोग डिटेल में भी देख सकते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभी
हित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक गलत है। 1935 के सीमित मताधिकार से आप मान लो जैसे संपत्ति, शिक्षा, इन सब के संपत्ति, शिक्षा या कर, मान लो कर जो देते होंगे उनको मिलता होगा, तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जिन पर मिलता था, तो ये सीमित था, सभी को नहीं मिला था। फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधान मंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। ये दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसलिए भी की गई थी क्योंकि जब गोल में सम्मेलन हुआ था तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ये दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की वकालत की थी, जिसे बाद में संयुक्त क्षेत्र में बदल दिया गया था पृथक की जगह। महिलाओं और श्रमिकों के लिए, तो देखो इस बार महिलाओं का पूछा है, तो दलित और श्रमिकों का अगली बार हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लें, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना। दलित वर्ग और महिलाएं और श्रमिक के लिए पृथक आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो 12वां क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में सही कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ये बात सही है। फिर ये 1921 से ये एक्ट पारित हुआ, तो 1926 में आई थिंक पहली हुई थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। 1941 तक तो हो गया था, दोनों सही है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। ये 1853 का जो एक्ट आया था उसमें प्रावधान किया गया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सिविल सेवा की भर्तियां की जाएंगी। तो ये 1854 में फिर वो लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई, तो और ये परीक्षाएं लंदन में ही होती थी। फिर 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होना प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो गया। 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी प्रारंभ हुई थी, इलाहाबाद में और फिर बाद में दिल्ली में। और 1854 याद रखिएगा, लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और एक्ट कौन सा था? 1853 का एक्ट था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा का के निम्नलिखित में कौन सा से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो 1926 वाला तो था, इससे ही हुआ होगा क्योंकि इसके बाद कोई एक्ट आया नहीं। 1937 वाला जो था ये 1935 के एक्ट के तहत हुआ था, 35 के एक्ट के तहत हुआ था, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये एक्ट बाद में निरसित हो गया था, इसी लागू ही नहीं हो पाया था। तो 1945 वाला जो हुआ था वो 1919 के एक्ट के तहत ही हुआ था। तो ये A और C सही होगा, देख लीजिए।
ए और सी सही है। आगे बढ़ लेंगे। भारत शासन 14वां क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? अंतिम निर्वाचन अभी हम लोग ने देखा है 1945 में। ठीक, तो 1945 में अंतिम निर्वाचन हुआ था 1919 के एक्ट के तहत। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जैसे भारतीय संविधान में तो 1935 का है, पर अध्यादेश की जो सबसे पहली व्यवस्था थी वो 1861 के एक्ट में आई थी, जिसमें प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के इजाज़त के बिना भी वो 6 माह के लिए एक्ट बना सकता था। इसे अध्यादेश कहा गया बाद में। ठीक, तो भारतीय संविधान का जो अध्यादेश है ये आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति इससे प्रेरित है। तो ये 1935 का एक्ट है। ये देखिए नीचे दिया भी है। यद्यपि ब्रिटिश शासन में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 भारत शासन अधिनियम के प्रेरित है। एक और जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत, ये 6 माह तक लागू रहता है और इसकी जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 6 माह और 6 सप्ताह तक। माफ कीजिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 6 माह और 6 सप्ताह। 6 माह और 6 सप्ताह तक ये जारी रहेगा। छः सप्ताह इसलिए है क्योंकि जब बैठक हो जाती है, मतलब जब दोनों सदनों की बैठक होती है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर इसको लागू होना पारित होना आवश्यक है। तो इसलिए 6 माह और 6 सप्ताह। आइए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ? तो ये 1935 का एक्ट था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया था। इस अधिनियम माफ कीजिएगा, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत में संघ की सरकार, संघीय न्यायालय फिर देखा था ना 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें मॉरिस गवेयर प्रधान न्यायाधीश बनाए गए थे। और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, जैसे प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी, ये सब आपने देखा होगा, व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच ना, तो अभी हम लोग ने ऊपर देखा 1935 का एक्ट है, बहुत चर्चा नहीं करने लायक है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था।
के अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य इसमें जो रियासतें थी वो शामिल नहीं हुई। और इसमें ये भी देख लीजिएगा क्वेश्चन में कौन कौन शामिल होना था इसमें, भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों और देशी रियासतों। तो अगली बार देख सकता है कि इनमें से कौन सा शामिल करना था, या ऐसे कुछ क्वेश्चन बना सकता है कि भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों और देशी रियासतों से मिलना था, परंतु यह व्यवस्था नहीं लागू हो पाई क्योंकि देशी रियासत शामिल होने से मना कर दिए थे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। यह क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा था पहले। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। पहला था अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को स्थापित किए गए आवंटित किए गए थे, नहीं ये गलत है। अभी हम लोग ने देखा ऊपर ये गवर्नर जनरल के दिए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात करता है, ठीक है, ये बात सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था को केंद्र पर लागू कर दिया गया था, ये भी सही है। तो भी हम लोग का नहीं सही है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, ये 1935 के एक्ट के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की स्थापना, माफ कीजिएगा, एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये संघीय शासन की व्यवस्था 1935 के एक्ट में दी थी, ये भी पढ़ चुके हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियाँ जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। अच्छा, आप बताओ कि वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसको दी गई हैं? वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, या कह सकते हैं संसद के पास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान ये है। देश के भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान। दूसरा है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधित्व। एक संघ की योजना, देखो संघ की योजना तो था, तो ये तो ऑप्शन है सही नहीं, मतलब संघ की वाला सही था, तो ये नहीं पूछा है ना। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना, नॉमिनेशन, ये भी व्यवस्था थी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, तो देश के लिए लिखित संविधान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत बाद में आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत में
भारत में लिखित संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन अन्य तीनों विकल्प शासन समाहित है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। पहला सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। दूसरा गलत है। तीसरा देख लीजिए, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। नहीं, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। नहीं, तीनों में गलत है। पहला ही सही है। देखिए इसमें थोड़ा डिटेल से दिया है। 1935 का भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 की भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्तता की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ये 1935 का एक्ट था। अंततः बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के एक्ट के द्वारा। चलिए आज की ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे।